अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में मतदाता ही भाग्य विधाता होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो और ये विधानसभा चुनाव किसी राष्ट्रीय नेता के समूचे राजनीतिक करियर की दिशा को तय कर दें। असम और केरल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदाताओं ने उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है। तकनीकी रूप से देखें तो केवल उम्मीदवारों का भाग्य तय हुआ है जो चुनाव मैदान में थे। लेकिन अब अगर आप राजनीति की परतों को खरोंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मशीनों में दरअसल राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य और उनका पूरा इकोसिस्टम भी दांव पर लग गया है। आज के विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों असम और केरल के नतीजे राहुल गांधी के लिए करो या मरो की स्थिति बन गए हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं केरल से। केरल की राजनीति पिछले 40 सालों से एक पेंडुलम की तरह घूम रही है। एक बार वामपंथी और दूसरी बार कांग्रेस गठबंधन, यानी एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, यही सिलसिला चलता आ रहा। लेकिन 2021 में इस सिलसिले को तोड़ा पिनाराई विजयन ने, जो लगातार दूसरी बार एलडीएफ को सत्ता में लेकर आए और कांग्रेस 10 सालों के लिए सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन क्या इस बार यानी लगातार तीसरी बार पिनाराई विजयन सत्ता हासिल कर सकते हैं केरल की? 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके सामने है। भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगे हैं, परिवारवाद के आरोप भी लगे हैं। विपक्ष के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि वो सत्ता हासिल करे। और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ गठबंधन। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस केरल में इस असंतोष को वोटों में बदल पाई है? केरल में राहुल गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और वो इसलिए दांव पर लगी है क्योंकि केरल गांधी परिवार का दूसरा घर बन चुका है। राहुल गांधी खुद वायनाड से सांसद रहे, अब प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं। अब यहाँ केरल में कांग्रेस का सामना बीजेपी से नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के अपने ही साथी वामपंथियों से है। अगर 10 साल के वनवास के बाद में भी कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं लौटती है तो ये राहुल गांधी की वोट दिलाने की क्षमता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में अपने आप को केरल पे केंद्रित किए रहे, बल्कि आखिरी के यानी चुनाव प्रचार के 3 राज्यों में जो वोट हुए हैं उसमें से आखिरी के जो 7-8 दिन है उसमें तो पूरी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने आप को केरल पे फोकस कर रखा था। इन सब के बावजूद भी अगर केरल में सत्ता कांग्रेस की नहीं आती है तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा केरल का चुनाव केवल राहुल का नहीं है, बल्कि उनके द्वारा तैयार की गई सेकेंड लाइन लीडरशिप का भी है। केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता हैं कांग्रेस के अंदर और संगठन महासचिव भी हैं, उनके लिए ये पूरा का पूरा जो चुनाव है ये करियर डिफाइनिंग का चुनाव है। वेणुगोपाल को केरल में मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। हालांकि कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी जो नजदीकियां हैं राहुल गांधी से और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो अपने मनचाहे तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, वो साफ तौर पे ये दिखाता है कि केरल में भले ही कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने आप को मानता हो, लेकिन अगर कोई गांधी परिवार का सबसे विश्वस्त सिपहसालार है तो वो वेणुगोपाल हैं। लिहाजा वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बन जाते हैं। राहुल गांधी ने पूरे संगठन की शक्ति को केरल में झोंक दिया। अब वेणुगोपाल के नाम लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी ये तो इस पे भी तय होगा कि केरल में कांग्रेस सत्ता में आ पाती है या नहीं। वेणुगोपाल कितने पावरफुल रहे हैं केरल की राजनीति में, इसको इससे भी समझा जा सकता है कि केरल के अंदर जो टिकट वितरण हुआ है उसके अंदर लगभग 60 से 70% जो टिकट हैं वो केसी वेणुगोपाल की सिफारिश के ऊपर यानी उनके कैंप को मिले हैं। बाकी कैंप्स को केवल कुछ एक नामों के अलावा भागीदारी नहीं मिल पाई है टिकट वितरण में। अब चुनाव हो चुके हैं, अब हार जीत, अगर हार हुई तो इसका ठीकरा भी उसके सर आएगा जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, और अगर जीत हुई तो कांग्रेस में जीत का श्रेय हमेशा एक ही आदमी को होता है और वो राहुल गांधी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर नतीजा कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया तो राहुल गांधी के राइट हैंड मैन यानी केसी वेणुगोपाल की सांगठनिक क्षमता और राहुल के फैसलों पर पार्टी के अंदर से आवाजें उठना एक बार फिर तेज हो जाएंगी। अब चलिए बात करते हैं असम की, जिसको पूर्वोत्तर का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तो साफ तौर पर दावा कर रखा है कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें लेगी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में हो भी रहा है? असम की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 33% थी और अभी 2026 में जो जनगणना हो रही है उसके आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि जनगणना का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2026 आते आते मुस्लिम आबादी असम के अंदर लगभग 40% हो चुकी है। अब बीजेपी की गणित बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम आबादी को छोड़ते हुए जो बाकी 60% आबादी है उस पर फोकस करना है और उसी में से अपना बहुमत लाना है। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि अपनी साख कैसे बचाएं। राहुल गांधी के एक और विश्वस्त और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, और गौरव गोगोई कांग्रेस में कितने
महत्वपूर्ण है या कितने पावरफुल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पार्टी के उन चुनिंदा लोगों के अंदर शामिल हैं जिनके ऊपर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है। वो डिप्टी लीडर भी हैं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से, और प्रदेश अध्यक्ष भी असम के अंदर कांग्रेस के वही हैं। अब टिकट वितरण में भी पूरी तरीके से गौरव गोगोई की चली है, लेकिन चुनाव से पहले जो हालात थे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कांग्रेस के लिए नहीं माने जा सकते। अब विडंबना की स्थिति देखिए कि चुनाव से ऐन पहले तक कांग्रेस के अंदर भगदड़ की स्थिति बनी रही है। कांग्रेस के कई बड़े पुराने दिग्गज नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यह किया कि ऐन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया, और उसके अलावा करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े का भी आरोप हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर जड़ दिया। अभी हताशा का आलम ही है कि मतदान से 48 घंटे पहले आपको इस स्थिति के ऊपर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव अभियान में आप किसी भी तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा को घेरने में सफल नहीं हो पाए। अब आपको ये लगता है कि ऐन वक्त पर हेमंत बिस्व शर्मा पर जो आपने आरोप जड़ दिए उससे किसी तरीके का उनको नुकसान होगा? नुकसान होने का तो समय ही नहीं बचा है। अब स्थिति यह है कि इससे एक चीज और समझी जा सकती है कि जब विपक्षी दल फेक नैरेटिव का सहारा लेने लगे तो समझ लीजिए कि जमीन खिसक रही है। फेक नैरेटिव क्यों? क्योंकि जो 3 फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाया गया हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के ऊपर, वो कुछ घंटों बाद ही फर्जी साबित हो गया आरोपी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की स्थिति ये रही कि जब ये साबित हो गया कि उनके पास किसी तरीके का कोई फर्जी पासपोर्ट नहीं है, और हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी ने बकायदा पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने यह आरोप लगाया था पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन पे बकायदा एफआईआर दर्ज कर दी। तो अब इनकी भाषा ये हो गई है कि हमने आप पे आरोप लगाया है, आरोप की जांच तो कर लीजिए। बल्कि आरोप नहीं, तथ्यात्मक आरोप लगाने की कोशिश पवन खेड़ा ने की, और उन्होंने बकायदा दस्तावेज होने तक का प्रमाण देने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है और हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से काउंटर होना शुरू हुआ है, वैसे ही बैकफुट के ऊपर आ गए हैं। अब स्थिति कांग्रेस की इससे समझी जा सकती है कि पार्टी प्रदेश के अंदर कितना अपना धरातल खो चुकी है। गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई आसाम के लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 3 टर्म तक, 2001 से 2016 तक। और 2016 में जैसे ही कांग्रेस सत्ता से गई तो उसके बाद में अब तक उसकी वापसी नहीं हो पा रही है। 2016 में जितने वोट और जितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी, 2021 के अंदर सीट और वोट दोनों कम हो गए। और 2026 में अब एक आकलन यही आ रहा है कि इस बार सीटों की संख्या और भी कम हो सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि केरल और आसाम में से आसाम वो राज्य है जिसमें बीजेपी ताल ठोक कर ये कह रही है, दावा कर रही है कि वो सत्ता में आ रही है। और बीजेपी के सत्ता में आने का मतलब ये है कि कांग्रेस एक बार फिर बाहर रहेगी। यानी अब 15 साल क्या उसे भी सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। अब परिणाम क्या होगा असम के चुनाव का, ये तो ईवीएम खुलने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिति असम के अंदर भी यही है कि पूरे के पूरे चुनाव का ताना बाना राहुल गांधी के या राहुल गांधी के विश्वस्त सिपह सालारों के पास रहा है। ऐसे में अगर असम के अंदर कांग्रेस को जीत मिलती है तो श्रेय राहुल गांधी को ही जाना है, लेकिन अगर हार मिली तो इसका हार का ठीकरा भी सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर ही फूटेगा। दरअसल राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक वास्तविकता और दूसरा परसेप्शन। असम में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीत रही है, लेकिन परसेप्शन ऐसा है कि बीजेपी यहां जीत रही है। परिणाम क्या होगा वो बात की बात है। कांग्रेस के नेता भी ये ताल ठोक कर दावा करने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आसाम के चुनावों को जीत रही है। यानी परसेप्शन के अंदर आसाम के अंदर बीजेपी जीत रही है। अब अगर बात केरल की करें तो केरल के अंदर भी कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, एलडीएफ वहां सत्ता में है, बीजेपी कहीं मुकाबले में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी परसेप्शन वहां ये नहीं कह रहा कि केरल के अंदर कांग्रेस की वापसी हो रही है। परसेप्शन वहां ये कह रहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ के अंदर बहुत कांटे का मुकाबला है। अब ये परेशानी का कारण तो है ही कि कांग्रेस परसेप्शन की राजनीति के अंदर भी पिछड़ती जा रही है। दोनों ही राज्यों के अंदर वो इस तरीके का माहौल नहीं बना पाई कि आम जनता भी ये कहे कि हाँ कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। और आसाम की बात तो छोड़ दीजिए, जिस केरल में कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं वहां भी परसेप्शन उसकी जीत को दिखाने के नाम पर तैयार नहीं किया जा सका। और ये बड़ा फेल्योर जो है ये कांग्रेस संगठन का है, और इसमें बड़ी भागीदारी राहुल गांधी और उनके सलाहकारों की भी है। और इसके पीछे अहम कारण यह है कि राहुल गांधी किसी भी चुनावी रैली के अंदर या किसी भी चुनाव के अंदर केवल मोदी सरकार को कोसने या वहां के किसी बड़े नेता को, जैसे कि असम में उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ आरोप जड़ने शुरू किए और तमाम तरीके की उटपटांग बयानबाजी की, इसके अलावा जमीनी राजनीति को टटोलने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको याद होगा बिहार में भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की गलती की थी कि जहां तेजस्वी यादव
चुनाव को पूरी तरीके से लोकलाइज करने में लगे रहे, वहीं राहुल गांधी उस चुनाव को एसआईआर के मुद्दे पर लड़ना चाह रहे थे। नतीजा क्या हुआ? एनडीए प्रचंड जीत के साथ में आया और कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई। महागठबंधन की शर्मनाक हार हुई। और यही पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है वो राहुल गांधी तमाम राज्यों के चुनाव के अंदर अपनाते रहे हैं और ये सिरे नहीं चढ़ रही है। अब आप स्थिति देखिए कि पिछले कुछ सालों के अंदर किस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं। वर्तमान स्थिति अगर अभी देखें तो भाजपा देश के 14 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है, वहीं कांग्रेस कितने राज्यों में अकेले सत्ता में है? केवल 3, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। केवल 3 राज्य उसके खाते में है। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें राहुल गांधी ये मानते हैं कि वो उन्होंने बहुत शानदार नेतृत्व किया कांग्रेस का और कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, उसके बाद यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां स्थिति देखिए। अब आप, भाजपा 4 राज्य जीती, हरियाणा के अंदर उसने सरकार को रिटेन किया, महाराष्ट्र में सरकार को रिटेन किया, दिल्ली के अंदर उसने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाते हुए सत्ता हासिल की और बिहार में एनडीए गठबंधन में रहते हुए प्रचंड जीत हासिल की। यानी 4 बड़े राज्य 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जीत लिए। कांग्रेस ने कितने जीते? 2। अब इन 2 का गणित देखिए, पहला झारखंड और दूसरा जम्मू कश्मीर, और दोनों ही राज्यों के अंदर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ा। अब बात करते हैं पहले कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर बीजेपी को 25 सीट मिली थी और कांग्रेस को 12 सीट मिली थी। लेकिन 2025 के अंदर जो चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, वहां बीजेपी ने 29 सीट अपने नाम की और कांग्रेस केवल 6 सीट जीतने में सफल हो पाई, और वो भी तब जबकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन में थी। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी जीत हासिल हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण मिली। कांग्रेस तो केवल 6 सीटों के ऊपर सिमट गई, पहले से आधी। और उसी तरीके से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कांग्रेस की जीत नहीं थी, ये जीत दरअसल जेएमएम के खाते में गई, क्योंकि जेएमएम का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और कांग्रेस को केवल झारखंड के अंदर 16 सीट जीतने में सफलता मिली और वहीं बीजेपी की 21 सीट रही। यानी बीजेपी जिन राज्यों में सत्ता में नहीं जा पा रही है वहां भी उसका प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर हो रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो जिन 5 राज्यों में चुनाव भारत के अंदर हो रहे हैं उनमें केवल असम और केरल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बाकी जो 2 बड़े राज्य हैं, पुडुचेरी को तो अगर छोड़ दें, मान लीजिए बहुत छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो बाकी के जो 2 राज्य हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन दोनों में तो कहीं कांग्रेस का कोई स्टेक ही नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस को जो भी कुछ मिलना है वो डीएमके के साथ मिलना है। अगर सत्ता में आती है तो भी डीएमके की जीत होगी और अगर हार जाते हैं तो भी डीएमके की हार होगी, क्योंकि कांग्रेस का अपने पास में कुछ भी नहीं है। हालांकि वहां बीजेपी के पास में भी नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार ग्रोथ के ऊपर जा रही है और निश्चित रूप से चाहे सीटें बीजेपी को कितनी भी मिले, 1 मिले, 2 मिले, 5 मिले, 10 मिले, जो भी सीट आए, बीजेपी का वोट शेयर इस बार तमिलनाडु के अंदर फिर से एक बार बढ़ने वाला है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी कांग्रेस कहीं स्टेक होल्डर नहीं है। सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। टीएमसी तीसरी बार सत्ता में आती है या नहीं आती है, बीजेपी उसको रोकने में सफल हो जाती है, केवल इन्हीं बातों की चर्चा है। कांग्रेस का पहले भी खाता खुलने में संकट रहा है और इस बार भी खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसमें बड़ा संशय है। तो पूरी की पूरी राहुल गांधी कैंप की जो राजनीति है इन 5 राज्यों में से वो केरल और असम के ऊपर टिकी हुई है। असम में कांग्रेस की राह बहुत मुश्किल है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर केरल, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां भी हार मिल गई तो 2004 के बाद राहुल गांधी के लिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इसके अलावा स्थिति ये भी देखी जाएगी कि बाकी तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस किस तरीके का प्रदर्शन करती है। हो सकता है केरल में सत्ता में आ जाए, लेकिन बाकी राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। अगर कांग्रेस पिछली बार की तुलना में पीछे गई तो सीधे तौर पर इसके सवाल भी राहुल गांधी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हार केवल एक हार नहीं होगी, बल्कि गांधी परिवार के नेतृत्व और उनकी राजनीतिक समझ जो है उस पर एक अंतिम मोहर भी होगी। तो क्या राहुल गांधी अपनी साख बचा पाएंगे या 4 मई का सूरज कांग्रेस के भीतर एक नए नेतृत्व की मांग को खड़ा कर देगा, ये देखना बड़ा रोचक रहने वाला है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।